नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख कदम। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए 16 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.17% हुई। पहले ही प्रयास में 8 भारतीय बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे देश की असाधारण उपलब्धि बताया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से जारी। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। समाचार संध्या में शशांक कुमार के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरित करने का शुभारंभ किया। इस योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। आज आपको जो अधिकार मिला है, मेरी बहुत बधाई है आपको। ये अधिकार एक प्रकार से कानूनी दस्तावेज है। आपका घर आप ही का ही है। आपके घर में आप ही रहेंगे। आपके घर का क्या उपयोग करना है, इसका निर्णय अब आप ही करेंगे। न सरकार उसको कुछ दखल कर सकती है, न अड़ोस पड़ोस के लोग कर सकते हैं। ये योजना हमारे देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने वाली है। इस योजना में ग्रामीण इलाकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा। ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो इस साल अप्रैल में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है। श्री मोदी ने कहा कि संपत्ति कार्ड प्राप्त करके ग्रामीणों को अपने मकानों का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा और उन्हें बैंकों से ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त करने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि इस पहल से संपत्तियों के अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। प्रधानमंत्री ने अपने मकानों के लिए संपत्ति कार्ड प्राप्त करने वाले लाखों लोगों को बधाई दी। श्री मोदी ने कहा कि इस कदम से देश के गांवों में ऐतिहासिक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक और बड़ा कदम है। संपत्ति कार्ड की ये योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार होगी। श्री मोदी ने कहा कि गांव के ऐसे युवा जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपने मकान के आधार पर बैंकों से ऋण लेने में कई समस्याएं आती हैं, अब वे संपत्ति कार्ड दिखाकर आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आज जिनको ये लाभ मिला है, उन परिवारों का तो एक स्वामित्व जग गया है, आत्मसम्मान जग गया है। आपके चेहरे की खुशी मेरे लिए सर्वाधिक खुशी होती है। आपका आनंद मेरे आनंद का कारण होता है। आपके जीवन में भविष्य की सपने सजाने का जो अवसर पैदा हुआ है, वो मेरे सपनों को साकार करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, जितने खुश आप हैं, उससे ज्यादा खुश मैं हूं, क्योंकि आज मेरे 1 लाख परिवार आत्मविश्वास के साथ, आत्मसम्मान के साथ, अपनी संपत्ति के कागज के साथ दुनिया के सामने विश्वास से खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 1 लाख लाभार्थियों को आज उनके मकानों के कानूनी कागजात दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3-4 साल में देश के प्रत्येक गांव में हर परिवार को संपदा कार्ड दिए जाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि आज देश के 2 महान सपूतों भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती पर इस तरह का बड़ा काम हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व के बहुत से विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि देश के विकास में घरों और जमीन के मालिकाना अधिकार की बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि जब संपत्ति का रिकॉर्ड होगा तो नागरिकों में विश्वास भी बढ़ेगा और वे निवेश के नए अवसरों का लाभ उठाएंगे। श्री मोदी ने कहा कि 6 वर्षों में लगातार देश में बहुत सी कमियों को दूर करने का काम किया गया है।
देश में आज बिना किसी भेदभाव के सभी का विकास हो रहा है और लोग पूरी पारदर्शिता के साथ योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोग बैंक खातों से वंचित थे। ये खाते अब जाकर के खुले हैं। 6 दशक तक गांव के करोड़ों लोगों के घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था। आज हर घर तक बिजली पहुंच चुकी। 6 दशक तक गांव के करोड़ों परिवार शौचालय से वंचित थे। आज घर घर में शौचालय भी बन गए हैं। साथियों, दशकों तक गांव का गरीब गैस कनेक्शन के लिए सोच भी नहीं सकता था। आज गरीब के घर भी गैस कनेक्शन पहुंच गया है। श्री मोदी ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग किसानों को आत्मनिर्भर बनते नहीं देखना चाहते हैं, उन्हें किसी क्षेत्र में सुधारों से दिक्कतें हैं। उन्होंने कहा कि छोटे किसानों, पशुपालकों, मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड देने से बिचौलियों को परेशानी हो रही है। इससे उनकी अवैध कमाई पर रोक लग गई है। श्री मोदी ने किसानों के लिए नीम लेपित यूरिया और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जैसी योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि पुरानी व्यवस्था से कमाई करने वाले लोग कृषि सुधारों का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन लोगों की वजह से देश का विकास नहीं रुकेगा और गांव तथा गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कुछ संपत्ति कार्ड धारकों से बातचीत भी की। राममिलन जी, जब आपको अपने घर का मालिकाना हक, आपके यहाँ उसको घरौनी कहते हैं, जब ये घरौनी मिल गया है तो पूरे परिवार को, आपको इसका क्या असर पड़ेगा? बहुत खुशी की बात है साहब कि ये घरौनी मिल गई है। जो पास पड़ोस के विवाद रहे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए हैं और इससे हम कर्ज ले सकते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। नहीं, पहले आपको अपने घर या जमीन को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आती थी, क्या मुसीबत आती थी? सर, मेरे पास कोई कागज नहीं था, अब पक्का कागज मौजूद मिल गया है। ये 1 लाख संपत्ति कार्ड धारक देश में 6 राज्यों के 763 गांवों के निवासी हैं। इनमें से 346 गांव उत्तर प्रदेश से, 221 हरियाणा, 100 महाराष्ट्र, 44 मध्य प्रदेश, 50 उत्तराखंड और 2 गांव कर्नाटक से हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों को कोविड संबंधी उपायों को अपनाकर सुरक्षित रहने का भी संदेश दिया। इस कोरोना कालखंड में मास्क पहनने के लिए, 2 गज की दूरी रखने के लिए, बार बार हाथ साबुन से धोने के लिए और आप भी बीमार न हो, आपके गांव में भी बीमारी न घुसे, इसके लिए हम सबको चिंता करनी है। और हम जानते हैं ये ऐसी बीमारी है जिसकी दुनिया में अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है और इसलिए मैं आग्रह से आपको कहता हूं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इस मंत्र को न भूलें। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास के लिए ये ऐतिहासिक कार्य हो सका है। उन्होंने कहा कि संपर्क मार्गों का निर्माण, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना के तहत विद्युत आपूर्ति जैसे बहुत से काम किए गए हैं। प्रॉपर्टी कार्ड का उपयोग भी सुनिश्चित हो जाए और उसका भी शुभारंभ हो जाए और हर व्यक्ति ये एहसास करे कि अगर गांव में मेरा मकान है तो यह शहर के किसी मकान से कम कीमत वाला नहीं है। इसे सुनिश्चित करने के लिए आपके नेतृत्व में मुख्यमंत्री गणों के प्रयत्न से आज हमारे कुछ हितग्राही हैं जिनको इनका जो प्रॉपर्टी कार्ड है उस पर बैंक लोन भी देने का काम कर रहा है। इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले हमारे बंधुओं में विश्वास भी जागृत होगा, उनकी प्रॉपर्टी भी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी का उपयोग भी होगा और उनके परिवार में जो नई पीढ़ी आ रही है अगर आगे कुछ काम करना चाहती है तो यह प्रॉपर्टी उसके विकास में भी निश्चित रूप से काम आएगी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए इस पहल की प्रशंसा की। संपत्ति कार्ड धारकों में मध्य प्रदेश के 44 गांव के लाभार्थी शामिल हैं। एक रिपोर्ट। योजना के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के डिंडोरी जिले के गोरैया गांव के दशरथ सिंह मरावी से चर्चा की। दशरथ सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में आकाशवाणी को बताया कि स्वामित्व मिलने से ग्रामीणों को लाभ होगा। बहुत अच्छा लगा हमें माननीय प्रधानमंत्री से बात करने में और हमें गाइडेंस दिया प्रधानमंत्री जी। इस आवास भूमि का जो हमारे पास मालिकाना हक नहीं था
वो आज वह मालिकाना हक मिल चुका। स्वामित्व योजना के तहत होशंगाबाद जिले की ग्राम पंचायत बनखेड़ी के ग्राम पड़रई ठाकुर के हितग्राही शिव प्रसाद ध्रुवे को पट्टा मिला है। पट्टा मिलने से खुश श्री ध्रुवे ने कहा कि इस योजना से परिवार के भरण पोषण में मदद मिलेगी। मैंने पट्टे के लिए आवेदन किया था, आज मुझे पट्टा मिल चुका है। मेरे पास कोई जमीन नहीं थी, आज मेरे नाम से जो भूमि का पट्टा मिला है, बहुत खुश हूँ। इसमें मेरे परिवार एवं बच्चों का भरण पोषण होगा। स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को न केवल उनके भवन के अधिकार का रिकॉर्ड और संपत्ति कार्ड मिलेगा, बल्कि योजना से ग्रामीण भारत में बड़ा बदलाव आएगा और करोड़ों लोग सशक्त होंगे। परितोष दीक्षित, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग स्वामित्व योजना और संपत्ति कार्ड वितरण से बहुत खुश हैं। पीलीभीत जिले के एक लाभार्थी विपिन कुमार ने कहा कि इस योजना से गांव में भूमि और संपत्ति विवाद समाप्त होंगे। मैं विपिन कुमार ग्राम नारायणपुर जमीमा पूरनपुर जनपद पीलीभीत का निवासी हूं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जिस स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया है, वो हम ग्रामीणों के लिए काफी अच्छी साबित होगी। हमें घर का मालिकाना हक मिलेगा और इससे घर पर बैंक से कर्ज भी ले सकेंगे। गांव में विवाद भी खत्म होगा, इससे हम सब चिंता मुक्त जी सकेंगे और गांव का विकास भी बिना किसी झंझट के होगा। हरियाणा के ग्रामवासियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड के वितरण का स्वागत किया है। करनाल, पंचकुला और भिवानी में आकाशवाणी संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस शुरुआत से लोगों के जीवन में सुधार आएगा और आर्थिक तौर पर वे सशक्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे उनके घरों के अतिक्रमण का भय भी दूर हो गया है। पंचकुला के दलबीर ने कहा कि उन्हें इससे बैंक से ऋण लेने में आसानी होगी। मैं गांव खेड़ी जिला पंचकुला का रहने वाला हूं। आज मुझे मेरी जमीन का रजिस्ट्री मिली है, जो नरेंद्र मोदी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और इससे मुझे आगे लोन लेने में लाभ मिलेगा। मैं जिम्मेदारी का काम करता हूं, खेती बाड़ी का, और इसमें मैं अपना जमीन का खेती करने के लिए अपना ट्रैक्टर वगैरह का लोन ले सकता हूं और इससे मुझे बहुत लाभ होगा। मैं नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ये आकाशवाणी है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए आज 46 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। नई दिल्ली में कल हुई भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में इन उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। 3 नवंबर को दूसरे चरण में मतदान होगा। हमारे पटना संवाददाता ने बताया है कि भाजपा ने इस बार कुछ नए चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे चरण के लिए घोषित भाजपा के 46 उम्मीदवारों की सूची में से कई मौजूदा विधायकों के नाम कट गए हैं। कन्नौज, चनपटिया और सिवान के विधायकों को पार्टी ने मौका नहीं दिया है। राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, पटना साहिब और सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह को फिर से मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से मौका मिला है। दूसरे चरण के लिए 94 निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन का कार्य 9 अक्टूबर को शुरू हुआ था। अभी तक इस चरण में 8 प्रत्याशियों ने ही अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज विधानसभा चुनाव के लिए गया से प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने गया के गांधी मैदान में एक जनसभा में कहा कि NDA ने शासनकाल में सुशासन का समाज के सभी वर्गों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि हाल में किए गए कृषि सुधार के कानूनों से किसानों के हित में हैं। श्री नड्डा ने सुशासन के लिए वोट देने की अपील करते हुए कहा कि मजबूत नेतृत्व संकट के समय में काम आता है। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कोविड महामारी के दौरान साबित कर दिया है। कोविड महामारी से बेहतर ढंग से निपटा गया है। चुनाव के लिए इस पहली बड़ी जनसभा को जनता दल यूनाइटेड और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं ने भी संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने 5 राज्यों की विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए भी 16 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया है।
पार्टी ने गुजरात की 7, मणिपुर की 4, झारखंड और उड़ीसा की 2-2 तथा छत्तीसगढ़ की 1 सीट के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने पूर्व मंत्री डॉक्टर लोइस मरांडी को झारखंड में दुमका सीट से, डॉक्टर गंभीर सिंह को छत्तीसगढ़ की मरवाही से, राजकिशोर बहेड़ा को उड़ीसा की तिरकोल से और जेवी काकाडिया को गुजरात की धारी से और ओईनाम लुखोई सिंह को मणिपुर की वानगोई विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा। मणिपुर में उपचुनाव 7 नवंबर को कराया जाएगा। देश में अब तक 60 लाख से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 86.17% हो गई है। स्वस्थ होने की दर के मामले में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। 5 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देश के आधे से अधिक संक्रमित रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 89,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए हैं। देश में कोविड से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 60,77,000 हो गई है। देश में इस समय कुल 8,67,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। कोविड से मृत्यु दर 1.54% के साथ विश्व में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 74,383 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कोविड से संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 70 लाख हो गई है। पिछले 24 घंटों में 918 लोगों की मौत से देश में कोविड से मरने वालों की संख्या 1,08,334 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में 10,78,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई, जिससे कोविड जांच की कुल संख्या 8,68,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने त्योहारों के मौसम में लोगों से सभी तरह की सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने त्योहारों के दौरान भीड़ एकत्रित न करने की भी सलाह दी है। संडे संवाद की 5वीं कड़ी में सोशल मीडिया पर प्रश्नोत्तर के दौरान उन्होंने लोगों को आगाह किया कि धार्मिक स्थलों पर भी मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा ढिलाई बिल्कुल न बरतें। सर्दी के मौसम में यह देखा गया है कि प्रदूषण बढ़ने पर सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। सामान्य रूप से वायरस ठंड और शुष्क जलवायु में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस प्रमुख है। इसके अलावा कोरोना के 4 अन्य प्रकार के वायरस भी हैं जो सर्दियों में तेजी से फैलते। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के साथ साथ आप कोरोना से बचाव के लिए सभी जरूरी व्यवहारों का पालन अवश्य करें। केरल में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। आज 9,347 नए मामलों की पुष्टि हुई। 8,924 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर है, जो अब तक एक दिन में ठीक होने वालों में सबसे अधिक है। इस बीच राज्य में कोरोना से मरने वाले रोगियों की संख्या 1,003 हो गई है। केरल में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 96,316 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोविड-19 से आज 2,780 नए व्यक्ति संक्रमित हो गए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या शहर में 3.09 तक पहुंच गई। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण से 29 लोगों की मृत्यु हो गई। शहर में अब तक संक्रमण से 5,069 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में संक्रमण के 3,09,339 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने हाथरस घटना की जांच का मामला दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने एक बयान में कहा है कि इस जांच के लिए एक दल गठित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र सरकार की अधिसूचना पर सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दुष्कर्म मामले की रिपोर्ट के 2 महीने के अंदर जांच पूरी करने को कहा है। मंत्रालय ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में अनिवार्य कदम उठाने में पुलिस की विफलता की जांच और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी नए परामर्श में यौन अपराधों के मामले की जांच पर नजर रखने को भी कहा है, ताकि आरोप पत्र पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। गृह मंत्रालय ने कहा कि आपराधिक दंड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों के मामले में एफआईआर अनिवार्य रूप से दर्ज होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराध भी ऐसे संज्ञेय अपराधों में आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख कदम। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की।
5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए 46 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की। कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 86.17% हुई। पहले ही प्रयास में 8 भारतीय बीज को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे देश की असाधारण उपलब्धि बताया। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से जारी और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। अबू धाबी में एक अन्य मैच में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा है कि देश के 8 समुद्र तटों बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है। सरकार ने 8 समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने की सिफारिश की थी। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत के लिए यह गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह असाधारण उपलब्धि है। किसी भी देश को एक ही प्रयास में 8 समुद्र तटों को यह प्रमाण पत्र नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले समुद्र तटों में गुजरात में द्वारिका का शिवराजपुर बीच, दीव का खोखला बीच, कर्नाटक में कासरकोड और बेड़ुबिद्रकी, केरल में कापड़, आंध्र प्रदेश में रूसीकोंडा, उड़ीसा में गोल्डन बीच, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राधानगर बीच शामिल हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र बीच को दिए जाने वाला दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। इसके लिए बड़े पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और सुगमता के कड़े मापदंडों का पालन करना होता है। इस पर दुनिया भर में के करोड़ों लोगों का भरोसा है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रदान करती है। इसका मुख्यालय डेनमार्क के कोपेनहेगन में है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के लिए धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 2,83,00,000 से अधिक किसानों से 32,12,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत 6,065 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। सरकार ने उपभोक्ताओं के कल्याण के लिए तुअर और उड़द दालों के खुदरा मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि को कम करने और इन दालों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने खुदरा मूल्यों को ज्यादा असरदार बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा गतिशील आरक्षित मूल्य, इसमें से जो भी कम हो, इसके अनुसार खुदरा मूल्यों को संशोधित करने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो निजी क्षेत्रों को अपनी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष विभाग में ऐतिहासिक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ग्रह अन्वेषण और बाहरी अंतरिक्ष यात्रा संबंधी भावी परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिए खोली जाएंगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये सरकार के रोड मैप का हिस्सा भी है और अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने की बड़ी पहल है। भारतीय पूंजी बाजार में अक्टूबर महीने में अब तक विदेशी फंड्स ने 1,086 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने 1 से 9 अक्टूबर के बीच इक्विटी मार्केट में 5,245 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया, जबकि डेट मार्केट से 4,159 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी की। इस तरह कुल 1,086 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि विवादास्पद आरे मेट्रो कारशेड मिल्क कॉलोनी से कंजूर मार्ग स्थानांतरित किया जाएगा। राज्य के लोगों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार ने आरे में मेट्रो कार शेड का विरोध कर रहे सभी प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस ले लिए हैं। श्री ठाकरे ने स्पष्ट किया कि कंजूर मार्ग की जमीन सरकार की है, इसलिए ये मेट्रो को बिना किसी लागत के उपलब्ध करा दी जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। News Services Division of All India Radio brings to you program Employment News in association with the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting.
an effective platform for information on job vacancies, training programs, admission notices, results and career advice with experts. Every day at 4:20 p.m. on FM Gold and other frequencies and on our YouTube channel AIR News Official. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला 12 बार के विजेता स्पेन के राफेल नडाल से चल रहा है। आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में इस समय मुंबई इंडियंस का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 10वें ओवर में 2 विकेट पर 71 रन बना लिए हैं। इससे पहले दुबई में हुए एक अन्य मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में बादल छाए रहने तथा हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में दोपहर या शाम को गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। श्रीनगर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। तापमान 5 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। लद्दाख में भी आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे और अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 10 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गुवाहाटी में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। शहर में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री जबकि अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम के साथ समाचार कक्ष से मैं शिव प्रकाश मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विजया राजे सिंधिया के सम्मान में एक 100 रुपए का सिक्का जारी करेंगे। ये समारोह ऑनलाइन होगा। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से एक विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर भी जाना जाता है। ये सिक्का विजया राजे सिंधिया की जन्म शताब्दी पर जारी किया जा रहा है। ये विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय ने तैयार किया है। विजया राजे सिंधिया 7 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनी गई थी। वो 2 बार राज्यसभा की सदस्य भी रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की चुनौतियों और उनको सशक्त करने तथा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता लाना है। इस वर्ष का विषय है मेरी आवाज हमारा समान भविष्य। इस अवसर पर नागालैंड राज्य समाज कल्याण बोर्ड और जिला प्रशासन ने 1 अक्टूबर से 1 सप्ताह का समारोह आयोजित किया है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की बढ़ती घटनाओं और मंदिर खोले जाने की अनुमति नहीं देने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार और मंगलवार को राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 19 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्कूलों को फिर से खोले जाने के दौरान आवश्यक एहतियात के लिए मानक दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा कल जारी कर दिए गए थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेश गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 011-233-14444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और प्रमुख कदम। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 46 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। 5 राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए 16 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की। कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.17% हुई। पहले ही प्रयास में 8 भारतीय बीच को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिले। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे देश की असाधारण उपलब्धि बताया। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में राफेल नडाल का मुकाबला नोवाक जोकोविच से जारी। और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया।
अबू धाबी में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।